प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑगस्टन एज को डिस्कस किया और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रोमांटिक एज को डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज़ रफली फ्रॉम 1798 टू 1837। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रोमांटिसिज्म, इस एज का बैकग्राउंड, इसके कॉजेज़ जिन्होंने इसे इन्फ्लुएंस किया, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एज, लिटरेचर ऑफ दिस एज एंड राइटर्स एंड देयर नोटेबल वर्क्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म बेसिकली था क्या? इट वाज अ रोमांटिक मूवमेंट, जिसे आप रिवाइवल भी कह सकते हैं। किस चीज़ के अगेंस्ट रिवाइवल था? फर्स्ट इट वाज रिवॉल्ट अगेंस्ट द क्लासिकल क्रीड ऑफ द 18th सेंचुरी। ऑगस्टन एज के अंदर जो लिटरेरी स्टाइल था, जो क्लासिकल बिलीव्स थे, उनके अगेंस्ट ये एक रिवॉल्ट था। कैसा रिवॉल्ट? फॉर एग्जांपल उस टाइम पर जो लिटरेचर लिखा जाता था, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि उस टाइम जो पोइट्री थी, जो लिटरेचर था, उसका फोकस रीज़न पर था, साइंटिफिक डेवलपमेंट पर था। लोग बहुत ज़्यादा रैशनल हो गए थे और ऐसा ही लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा था उस टाइम में। तो ये चाहते थे कि अब थोड़ा सा शिफ्ट आना चाहिए लिटरेचर के अंदर कि इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होकर, रैशनल होकर लोग अब इमोशंस से, फीलिंग्स से बिल्कुल दूर हो गए हैं। मीन्स राइटर्स ने अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को पोर्ट्रे करना छोड़ दिया, बल्कि वो रैशनल चीज़ों की तरफ जाती है, रीज़न की तरफ जाती है। और क्या था कि सिटी लाइफ के अंदर इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि लोगों ने कंट्री साइड को बिल्कुल छोड़ दिया, लोग नेचर से बहुत ज़्यादा दूर हो गए थे। तो इट वाज द रिएक्शन अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ साइंस। उस टाइम पर क्या था, जो लिटरेचर के अंदर डिफ़िकल्ट वोकेबलरी यूज़ की जाती थी, आर्टिफिशियल लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, कंटेंट पर लेस फोकस था और स्टाइल के ऊपर ज़्यादा फोकस था। जैसे अलेक्जेंडर पॉप, जोनाथन स्विफ्ट, डेनियल डिफू, ये लोग कितना डार्क सटायर यूज़ करते थे अपने वर्क्स के अंदर। अगर आप पॉप की रेप ऑफ द लॉक पढ़ें तो आपको आइडिया होगा कि उन्होंने उसके अंदर कैसे डिक्शन यूज़ किया, डिफ़िकल्ट वोकेबलरी यूज़ करते थे वो लोग, और सेंटेंस स्ट्रक्चर को, वर्ड स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स बना देते थे, लिंग्विस्टिक्स डिवाइसेस बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे और सिटी लाइफ को डिस्कस करते थे, एलीट क्लास को डिस्कस करते थे, और उनका इंटरेस्ट सिटी में था और नेचर से बिल्कुल दूर हो गए थे। तो अब इस सब के अगेंस्ट ये एक रिवॉल्ट था। अब रोमांटिक पोइट्स क्या कहते थे, या रोमांटिक्स जो थे, इनका क्या बिलीव था? ये कहते थे कि हमें कॉमन मैन को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और हमें पोइट्री को इतना इंटेलेक्चुअल नहीं बनाना कि वो एक आर्टिफिशियल सी चीज़ लगे, बल्कि पोइट्री को, लिटरेचर को ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी फीलिंग्स को, आपकी इमोशंस को पोर्ट्रे करे, और जो फोकस है वो सब्जेक्ट पे होना चाहिए, ना कि एक्सप्रेशन पे। मींस जो आपका मेन एम्फोसाइज है, दैट शुड बी ऑन कंटेंट। आपको अपने सब्जेक्ट मैटर पर, अपने थीम्स पर काम करना है, टॉपिक्स पर काम करना है, ना कि आप उसको प्रेजेंट कैसे करें, बल्कि उसको प्रेजेंट भी आपने कॉमन लैंग्वेज में करना है, जो कॉमन मैन की लैंग्वेज है। तो क्या करते थे ये लोग? एक्सप्रेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, बल्कि सब्जेक्ट मैटर को इंपॉर्टेंस देते थे। लेस यूज़ ऑफ डिवाइसेस, बहुत कम लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करते थे, और थीम्स जो थी वो कॉमन मैन की लाइफ से थी, नेचर को डिस्कस करते थे, कंट्री साइड में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। सेकेंड, इट वाज अ रिवाइवल ऑफ द रोमांटिक स्पिरिट ऑफ द एलिजाबेथन एज। एक्चुअली अब जो राइटर्स थे, ये ऑगस्टन एज के राइटर्स को फॉलो नहीं करना चाहते थे, उस ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करना चाहते थे, बल्कि ये जो एलिजाबेथन एज में काम हो रहा था उसको आगे लाना चाह रहे थे। जैसे ऑगस्टन एज में मैंने आपको बताया था कि एक सटायर पे बहुत ज़्यादा फोकस था, हीरोइक कपलेट में बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा था, लेकिन ये लोग चाहते थे कि जो मिडिल एज में, एलिजाबेथन एज में जो टेक्निक्स यूज़ हो रही थी, लिटरेरी फॉर्म्स यूज़ हो रही थी, उन्हें दोबारा से रिवाइव किया जाए। तो एक क्रिटिक जॉर्ज सैंड रोमांटिसिज्म के बारे में कहते हैं, इट इज़ इमोशन अगेंस्ट रीज़न। W.J. लॉन्ग कहते हैं, द एसेंस ऑफ रोमांटिसिज्म वॉज दैट लिटरेचर मस्ट रिफ्लेक्ट ऑल दैट इज स्पॉन्टेनियस एंड अनअफेक्टेड इन नेचर एंड इन मैन, एंड बी फ्री टू फॉलो इट्स ओन फैंसी इन इट्स ओन वे। अब कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स थे जिन्होंने इस रोमांटिक मूवमेंट को इन्फ्लुएंस किया। अब उनमें 3 मेन इवेंट्स हैं, दैट आर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अमेरिकन इंडिपेंडेंस एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। बेसिकली इन चीज़ों से क्या हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों आया था? फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों आया था? बिकॉज दैट पॉपुलेशन वांटेड टू गेट रीड ऑफ द मोनार्की। वो लोग चाहते थे कि वो लोग जिस तरह की डिक्टेटरशिप में रह रहे हैं,
किंगशिप में रह रहे हैं उससे वो अपनी जान छुड़वाना चाहते थे। इसीलिए वो चाहते थे कि वो एक रिपब्लिक क्रिएट करें, और वहाँ पर लोगों का ये बिलीव डेवलप हो गया था कि पीपल आर फ्री टू लिव देयर ओन लाइफ्स एंड दे वांटेड टू अचीव लिबर्टी एंड इक्वलिटी। तो जब लोगों ने, जब यहाँ पर इंग्लैंड के इंटेलेक्चुअल्स ने ये सब कुछ देखा, तो इन्हें भी, इनके अंदर भी ये चीज़ डेवलप होना स्टार्ट हो गई। इन्होंने लिटरेचर के अंदर इस चीज़ को लाना शुरू कर दिया कि हर पर्सन को आज़ादी है कि वो अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी से गुजारे, एंड पीपल आर केपेबल ऑफ रूलिंग देमसेल्व्स। सो इंटेलेक्चुअल्स वांटेड दैट लिबर्टी फॉर देमसेल्व्स। क्या था कि इस फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इंग्लिश रोमांटिसिज्म में डिफरेंट मोटिव्स को प्रोवोक किया, एंड दैट वर इंडिविजुअलिज्म, फ्रीडम। सो लीडिंग पोइट्स एंड जो राइटर्स वांटेड टू एक्सप्लोर इमोशंस एंड नेचर। इन्होंने भी जो क्लासिकल ट्रेडिशंस थे उनसे जान छुड़वाना चाहिए। इन्होंने भी कहा कि हम जब जो पोइट्री है, ये जो लिटरेचर है, वो तो नाम ही इस चीज़ का है कि आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स को और इमोशंस को डिस्क्राइब करो। ये क्या कि हम उसमें भी रूल्स को फॉलो करते रहें, ट्रेडिशंस को लेके चलते रहें कि जो क्लासिकल्स ने कह दिया हमने उसी चीज़ को फॉलो करना है, बल्कि ये उसके अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। इसी सब में क्या हुआ कि अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया, तो उससे भी इस चीज़ ये अफेक्ट हुआ। इनकी जो मोटिव्स थे इंडिविजुअलिज्म वाले और फ्रीडम वाले, ये इफ़ेक्ट हुए। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही थी, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स होती आ रही थी पिछले कुछ सेंचुरीज से, उससे अब क्या हुआ कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनना स्टार्ट हो गई। जो न्यू साइंटिफिक मेथड्स इंट्रोड्यूस हो रहे थे फार्मिंग के, उससे अब बड़े बड़े फार्म्स बन रहे थे। जो छोटे फार्मर्स थे उनकी पूरी हो गई थी अब बड़े फार्म्स के साथ मिलकर, बड़े लैंड ओनर्स के साथ मिलकर काम करना, या जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही थी उनमें काम करना। अब जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनती हैं, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। अब जब फार्मर्स जो थे उनको यहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आई सिटी में, तो उन्होंने क्या किया कि वो कंट्री साइड से टाउन में शिफ्ट होने लग गए, रूरल एरियाज़ को छोड़कर यहाँ पर मेन सेंटर में आ गए। अब इससे क्या हुआ, अर्बनाइजेशन हुई। मींस यहाँ पर सिटी में मेन सेंटर में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, और जो गांव थे, जो कंट्री साइड थी, वो बिल्कुल बैरन हो गई। तो इससे अब पोइट्स और राइटर्स को लगता था कि अब हमें एक सोशल रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, और लोग जो नेचर से दूर होते जा रहे हैं, इन्हें दोबारा नेचर की तरफ जाना चाहिए। सो व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म? फर्स्ट ऑफ ऑल, मिस्ट्री। तो जो रोमांटिक राइटर्स थे, they believe that there is much more to the world than what is typically seen in daily life. हम जितना कुछ डेली लाइफ में देखते हैं, बल्कि नेचर के पास बहुत कुछ है और हमें ऑफर करने के लिए, जो चीज़ें हमें नज़र ही नहीं आती, जिन चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। सो दे बिलीव दैट देयर आर मैनी अमेजिंग थिंग्स इन द वर्ल्ड दैट वी डोंट नोटिस इन आवर डेली लाइफ्स। तो इसी से, इन्हीं चीज़ों से क्या होता था, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती थी टुवर्ड्स नेचर। नेक्स्ट, लव ऑफ नेचर। ऑल द रोमांटिक्स वर लवर्स ऑफ नेचर। जितने भी रोमांटिक पोइट्स थे, उन्होंने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट एंगल से नेचर को ऑब्ज़र्व किया। जैसे कि वर्ड्सवर्थ इनमें फर्स्ट पोइट थे जिन्होंने एक न्यू पर्सपेक्टिव दिया हमें नेचर को देखने का। उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ पे बात की कि नेचर इज़ अ टीचर, नेचर एक हीलर है। जब आप नेचर के अराउंड होते हैं ना, तो आप अपनी जो लाइफ की जितनी भी हार्श रियलिटीज़ होती हैं उनसे दूर हो जाते हो। कुछ देर के लिए आप नेचर के अराउंड होकर ख़ुद को रिलैक्स फील करते हो और हैप्पी फील करते हो। इसी तरह डिफरेंट पोइट्स, कॉलरिज, शेली, कीट्स, इन सब ने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिए नेचर्स को लेकर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इन ह्यूमैनिटी। जितने भी रोमांटिक्स थे, ये सब ह्यूमनिस्ट थे। अब अलेक्जेंडर पोप, आपको पता है कि उन्होंने कैसे सटायर किया ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन हैबिट्स को, उनकी सोशल हैबिट्स को, अपनी कंटेम्प्रेरी एज को। बट ये जो वर्ड्सवर्थ थे, कॉलरिज थे, दे वर ऑल लवर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। वो लोगों की बात करते थे, एक सिंपैथी थी लोगों के लिए इनके दिलों के अंदर, और वो चाहते थे कि इसी तरह वो अपनी पोइट्री के अंदर भी लाइफ ऑफ कॉमन मैन को डिस्क्राइब करें। देयर हार्ट वर ओवरफ्लोड विद सिंपैथी फॉर द पुअर एंड डाउन ट्रोडन। सो दे ऑलवेज ग्लोरीफाई द इनोसेंट एंड सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉमन मैन। मीन्स जो कंट्री साइड में रहने वाले लोग थे, उन लोगों को ये ज़्यादा ग्लोरीफाई करते थे और बात करते थे उनकी फ्रीडम की, इक्वालिटी की और ब्रदरहुड की। नेक्स्ट, लव फॉर एलिमेंटल सिंप्लिसिटीज़ ऑफ लाइफ। दिस एज वाज करेक्टराइज्ड बाय एन इंस्टिंक्ट फॉर द एलिमेंटल सिंप्लिसिटीज़ ऑफ लाइफ। इनकी बेसिक कॉल क्या थी? रिटर्न टू नेचर, कि सबको नेचर की तरफ वापस लौटना चाहिए। अब
जितने भी हमारी डेली लाइफ में डिफरेंट इंस्टेंसेस होते हैं, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं जिनको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल ऑर्डिनरी सी चीज़ें हैं, ये उन्हीं चीज़ों पर पूरी पूरी पोएम्स लिख देते थे। जैसे एन ऑर्डिनरी सनसेट, अ वॉक ओवर द हिल्स, अ क्लस्टर ऑफ स्प्रिंग फ्लावर्स, विंड, रेन, सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल, अ कॉटेज गर्ल, ओल्ड सेल्समैन। अब ये बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं हमारे लिए जो शायद मैटर भी नहीं करती, बट ये लोग ऐसी ही चीज़ों को अप्रिशिएट करते थे और इन सिंप्लिसिटीज़ ऑफ लाइफ को डिस्क्राइब करते थे। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन। अगेन इनका मानना था कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो पोइट्री, आपका लिटरेचर बिल्कुल स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, ये किसी भी लॉ और रूल के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। सो according to Rickett, romanticism generally speaking is the expression in terms of art of sharpened sensibilities and heightened imaginative feelings। तो ये लोग अपनी इमेजिनेशन को बड़ा इन्होंने लिबर्टी दी हुई थी और ये चाहते थे कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट, सब्जेक्टिविटी। तो एक चीज़ होती है ऑब्जेक्टिविटी, जब आप सिर्फ फैक्ट्स की बात करते हो, और सब्जेक्टिविटी होती है जिसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्क्राइब करते हो। वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोइट है, वर्ड्सवर्थ इज अ लवर। अब अगर मैं ये सब बातें करूँ तो दीज आर ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स, ठीक है, क्योंकि दीज आर फैक्ट्स। लेकिन अगर मैं उसकी पोइट्री की बात करना स्टार्ट कर दूँ कि मुझे उनकी पोइट्री पसंद नहीं है, या मुझे उनकी पोइट्री में ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, ये एलिमेंट अच्छा नहीं लगता, तो दिस इज़ सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्क्राइब कर रही हूँ। सो सब्जेक्टिविटी की बात करते थे कि दे वर नॉट मच कंसिडर्ड विद एक्सटर्नल फैक्ट्स ऑफ लाइफ, and they were only concerned with their own feelings and emotions. So according to them, again, that I mentioned earlier, that their poetry was the spontaneous overflow of powerful feelings, and it is poet's own emotions that find expressions in poetry. Means उसने जो कुछ portray करना है, that is related to his own feelings. नेक्स्ट, इस टाइम की अगर हम लोग पोइट्री की बात करें तो ये तो सर पॉइंट्स मैं आपको पहले ही मेंशन कर सकती हूँ कि इट वाज अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द क्लासिकल स्पिरिट ऑफ द 18th सेंचुरी। इसमें आप वही पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताए। नेक्स्ट, एलिज़ाबेथन लिटरेरी फॉर्म्स एंड सब्जेक्ट्स वर रिवाइव्ड। तो क्या हुआ कि एलिज़ाबेथन एज के लिटरेरी फॉर्म्स जो थे उसको ये लोग रिवाइव करना चाहते थे। जैसे हीरोइक कपलेट को छोड़कर जैसे बाकी सोनेट लिखी जाती थी, उस टाइम पे सोनेट पे काम हो रहा था, लिरिकल पोइट्री पे काम हो रहा था, ब्लैंक वर्स में ड्रामास लिखे जा रहे थे, और स्पेंसेरियन स्टेंजा को बहुत ज़्यादा में सोनेट्स लिखी जा रही थी, तो बैलेट्स, तो इस तरह की जितनी भी लिटरेरी फॉर्म्स थी ये उनको वापस ला रहे थे। So that is all from my end for today. I hope that lecture would be helpful for you to understand the romantic age in detail. I tried to cover each and every aspect. So don't forget to give me your feedback. If you have any question, ask me in comments. Allah Hafiz.